हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारे नीट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की Q10 सीरीज। Q10 का मतलब क्या होगा कि हर लेक्चर में हम लोग 10 क्वेश्चन को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 2024 के पेपर से, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैकवर्ड ईयर में बढ़ते जाएंगे और जो भविष्य में आने वाला परीक्षा होगी उसके क्वेश्चंस को इसी में आगे क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो 2024 का लेक्चर नंबर 1, 10-10 क्वेश्चन के लेक्चर बनेंगे, माने कि 50 क्वेश्चंस में 5 लेक्चर 24 के, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, बाकायदा प्लेलिस्ट एक क्रिएट करके दी जाएगी, सब लोग साथ में एक साथ सारे लेक्चर वहां पे देख सकते हैं। ठीक, चलो, तो हमारा 24 का पहला सवाल क्या कह रहा है, इन अ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में क्या है, n+1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n डिविजन्स ऑफ मेन स्केल इफ वन मेन स्केल डिवीजन रिप्रेजेंट्स 0.1 mm, द वर्नियर कांस्टेंट इन सेंटीमीटर इज। हमको क्या बताना है, वर्नियर कांस्टेंट की वैल्यू बताना है। हमें पता है कि वर्नियर कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, MSD माइनस VSD, MSD माइनस VSD। और साथ ही साथ हमें कुछ और भी पता है, क्या कि कितने कोइंसाइड कर रहे हैं, n+1। किसके कर रहे हैं, वर्नियर स्केल के। किसके साथ कर रहे हैं, n डिविजन्स के साथ। किसके, मेन स्केल के। ठीक, क्लियर कट बात है एकदम। तो इसका मतलब यहां से अगर हम लोग VSD की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी, n/n+1 MSD। होगी कि नहीं होगी, होगी। तो बस इसको उठाओ और लेके आओ, क्या हो जाएगा, MSD माइनस VSD की जगह n/n+1 MSD। MSD को ले लो कॉमन, MSD को लिया कॉमन, 1 माइनस n/n+1। तो क्या होगा, MSD इक्वल्स टू n+1 माइनस n, तो n से n कैंसिल, 1/n+1 बना। और MSD की वैल्यू हमें दी है कितनी, 0.1 mm, 0.1 mm दी है। तो इसको चेंज कर लोगे किसमें, सेंटीमीटर में निकालना है। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे, इसको रखोगे 0.01, 0.01 सेंटीमीटर हो गया ये, और नीचे कौन है, n+1। अब एक बात बताओ कि अगर 0.01 आ चुका है तो डेसिमल हटाएंगे, नीचे कितने जीरो बनने वाले हैं, 2। तो जो आंसर बनने वाला है हमारा वो क्या बनने वाला है कि वर्नियर कांस्टेंट जो है वो 1/100 इंटू n+1 होगा। तो क्या ये हमारे पास ऑप्शन है, हाँ है, ऑप्शन नंबर 2। ये क्या है, हमारा सही आंसर है, 1/100 n+1। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि इन अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय। किससे रिप्लेस कर रहे हैं, व्हाइट लाइट सोर्स से। तो क्या होगा, देखो सबसे पहली बात, इंटरफेरेंस का पैटर्न मोनोक्रोमेटिक सोर्स से लिया जाता है। हाँ, क्या व्हाइट लाइट सोर्स से ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन बहुत कम फ्रिंज बनती है। ठीक, और मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से बनने वाला जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है वो तुम्हें जब तुम देखोगे उसकी कंट्रास्ट तुम्हें बहुत अच्छी दिखाई देगी। जबकि व्हाइट लाइट सोर्स से बनने वाला देखोगे तो क्या होगा, व्हाइट लाइट का एलिमिनेशन होने लगेगा, एलिमिनेशन होकर वो फैलने लगेगी, तो तुम्हें क्या होगा, अच्छे से दिखाई नहीं देगा इंटरफेरेंस का पैटर्न। कुछ ब्राइट फ्रिंज दिखाई देंगी, एक दो कलर्ड फ्रिंज, फिर सारे कलर्स मिलकर दोबारा से व्हाइट व्हाइट सा हिसाब किताब वहां पे सेट कर देंगे। ठीक, ऑप्शन इंटरफेरेंस पैटर्न विल डिसअपियर, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्या व्हाइट लाइट इंटरफेरेंस करती है, तो कहेंगे हाँ, तो इंटरफेरेंस पैटर्न तो होगा। तो क्या होगा, देयर विल बी अ सेंट्रल डार्क फ्रिंज सराउंडेड बाय अ फ्यू कलर्ड फ्रिंज, नहीं। व्हाइट लाइट सोर्स जब भी होगा तो हमेशा सेंटर ब्राइट सा दिखाई देने वाला है। और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है, तो ध्यान से देखो आगे, देयर विल बी अ सेंट्रल ब्राइट व्हाइट फ्रिंज सराउंडेड बाय फ्यू कलर्ड फ्रिंज, हाँ ये सही है। उसके बाद ऑल ब्राइट फ्रिंजेस विल बी ऑफ इक्वल विड्थ
ऐसा नहीं होगा। जब भी कलर्ड फ्रिंज बनेगी तो उनके पैटर्न पे क्या होगा, चेंज आएगा थोड़ा सा। जबकि हम लोग जब यूज करेंगे मोनोक्रोमेटिक सोर्स तो वहां पे सबकी विड्थ क्या होने वाली है, सेम होगी, बीटा इक्वल्स टू डी लैम्डा बाई डी। तो जो हमारा ऑप्शन सही होने वाला है यहाँ पे वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, देयर विल बी अ सेंट्रल वाइट फ्रिंज सराउंडेड बाय अ फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस। ठीक, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, एक हमें लॉजिक सर्किट की ट्रुथ टेबल दी हुई है, हमसे पूछ रहा है कि एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट y इज क्या होगा। अब देखो, क्वेश्चन बनाने वाले ने क्वेश्चन तो बना दिया, ठीक, लेकिन तुम्हें क्या देखना है, तुम अगर थोड़ा सा जब अभी भविष्य में आगे पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो इन ऑप्शंस के हिसाब से तो सही है, लेकिन जो पैटर्न होता है एक्चुअल की हम लोग किस तरीके से लॉजिक एक्सप्रेशन को निकालते हैं, तो निकालने का तरीका क्या होता है, निकालने का तरीका होता है कि जहां जहां आउटपुट क्या हो, 1 हो, वहीं वहीं सामने वाले डिजिट्स को देखना है। अगर 0 है तो बार लगाएंगे, ए बार, बी बार, प्लस दूसरा वाला आ गया तो ए के ऊपर, ए 1 है तो ए पे बार नहीं लगेगा, बी 0 है तो बी के ऊपर बार लगेगा। ठीक, अब यहां पे अगर हम देखेंगे बी बार को क्या किया हमने, कॉमन ले लिया, ये विजिबल है, विजिबल सा तो है, चलो दोबारा लिख देते हैं वाइट से। हाँ, चलो देखो, 1 के सामने कौन है, ए बार, बी बार, इस 1 के सामने कौन है, ए, और ये बी बार। देखो जहां 0 है वहां पे बार लगाना है, जहां पे 1 है वहां पे बार नहीं लगाना है। दोनों इनपुट को एंड ऑपरेशन में लिखना है, अलग अलग आउटपुट को और ऑपरेशन में लिखना है प्लस के साथ। अब क्या यहाँ पे बी बार कॉमन आ रहा जोर से, हाँ आ रहा, तो बचे कौन अंदर, ए बार प्लस ए बार प्लस ए, और ए प्लस ए बार क्या होता, ए प्लस ए बार कितना होता, 1, तो बचा कौन हमारा, बी बार। तो जो हमारा ऑप्शन सही है वो क्या है, ये। ठीक है, लेकिन अभी जो बच्चे हमारे हैं वो ये पैटर्न तो जानते नहीं है, क्योंकि ये पैटर्न तो जब आप ग्रेजुएशन की क्लासेस में आएंगे तब सिखाया जाएगा। इसको कहते हैं एसओपी फॉर्म ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पे क्या करोगे तुम हर एक जो भी तुमको ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शंस में इन इनपुट्स को रख रख के देखोगे। तो तुम जैसे ही रखोगे यहाँ पे बी बार की जगह 0 तुम्हें दिखाई देगा 1, और बी बार की जगह 0 दिखाई देगा 1। इसके अलावा तुम कहीं भी जो भी तुम्हें ऑप्शंस दिए हैं इसमें 0 0 0 1 1 0 1 1 रखोगे तो तुम्हें आउटपुट ये नहीं दिखाई देगा। लेकिन पैटर्न पहचानो, कभी भी अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, सीधे सीधे जहां जहां 1 है उसको सर्कल करो, उसके सामने देखो कि इनपुट कौन है, 0 0, तो क्या कर दोगे, दोनों बार लगा के एंड ऑपरेशन में लिखोगे। फिर ये भी 1 है, यहाँ पे 1 और 0, तो 1 के ऊपर कोई बार नहीं, 0 के ऊपर बार, और बीच में जितने भी आउटपुट बढ़ेंगे, मान लो और होते तो प्लस में और लिखते जाते। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, एसओपी फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। देखो सम ले रहा है किसके, प्रोडक्ट्स के। ठीक, ये पैटर्न फॉलो करोगे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर कट बात है। चलो, तो हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये, द टर्मिनल वोल्टेज, the terminal voltage of the battery whose EMF is 10 volt and the internal resistance is 1 ohm। ठीक है, ये 1 ohm का रेजिस्टेंस बैठा है, when connected through an external resistance of 4 ohm as shown in the figure। जब 4 ohm के रेजिस्टर के साथ कनेक्ट है तो टर्मिनल वोल्टेज बताना है किसका, हमको अपने सेल या बैटरी का। तो चलो, हम लोग को पता है कि करंट क्या होती, करंट होती है E अपॉन रेजिस्टेंस। ई कितना है 10, टोटल रेजिस्टेंस कितना, देखो 4 और 1 5 सीरीज में है, तो करंट कितनी आ गई, 2 एम्पियर। बोलो करंट 2 एम्पियर आएगी कि नहीं आएगी, आएगी, बिल्कुल आएगी, कहाँ जाएगी इसके अलावा। और V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है E माइनस आई, और साथ में कौन आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस R। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, टर्मिनल वोल्टेज निकालना है किसके अक्रॉस, सेल का। तो E कितना है 10, I कितनी है 2, R कितना है इंटरनल 1, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा 2 और 10, तो ये आ गया 8 वोल्ट। तो जो हमारा ऑप्शन है कौन सा वाला, ये 8 वोल्ट, ये हो गया हमारा सही आंसर। माने टर्मिनल वोल्टेज जो होगा बैटरी का वो कितना होगा, 8 वोल्ट होगा। ठीक, चलो आगे।
अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़े तो हमें सवाल कह रहा है कि इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.049 टेस्ला, 0.049 टेस्ला की एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर एक नीडल को क्या कर दिया है, लटका दिया है। 20 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड कर रही है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द नीडल इज 9.8 इंटू 10 टू द पावर -6 kg मीटर स्क्वायर। If the magnitude of the magnetic moment of the needle is x into 10 to the power -5 ampere meter square, then the value of x is, हमें x की वैल्यू क्या करनी है, बतानी है। तो चलो फिर आ जाओ मैदान में। हमें पता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई इक्वल्स टू आई अपॉन एम बी, वेयर m is magnetic moment, b is the magnetic field intensity, I is the moment of inertia। पुट करा दो वैल्यू है भाई, वैल्यू पुट कराएंगे। एक काम करते हैं, स्क्वायर करके वैल्यू पुट कराते हैं ना। स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा टी का स्क्वायर, और टी कितना दिया था 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25। फिर 2 पाई का स्क्वायर करोगे तो 4 पाई स्क्वायर। आई की वैल्यू कितनी है 9.8 इंटू 10 टू दावर, यहां तक दिख रहा है 9.8 इंटू 10 टू दावर -6 दिख रहा है, ठीक है। फिर डिवाइड में कौन बैठा, एम बी, एम की वैल्यू कितनी दी है 0.049, और बी कितना दिया है हमको, अरे बी दिया है ये तो, एम पता है क्या, नहीं पता है, एम ही तो अच्छा निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट ही तो निकालेंगे, सब कुछ पता रहेगा तो कैसे काम चलेगा भाई। चलो एम को भेजा इधर, 25 गया इधर, तो क्या होगा m इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर 9.8 इंटू 10 टू दावर -6, 25 जा रहा नीचे, 25 0.049। चलो अब अगर इस 0.049 का डेसिमल हटाएं और इस 9.8 का डेसिमल हटाएं तो यहाँ एक और यहाँ कितने डिजिट हैं 3, तो इसका मतलब कि 2 जीरो बढ़ेंगे कहाँ, ऊपर। 49 से 98 कितनी बार कटता, 2 टाइम्स, ठीक है। और अब कराओ तो मल्टीप्लाई, 4 टू जा हो गया 8, और पाई स्क्वायर की वैल्यू लगभग 10 होती है, 9.8 समथिंग कुछ, तो 10 कंसीडर अगर कर लें तो कितना होगा 4 पाई स्क्वायर, 4 टू जा 8, लगभग 80 के आसपास पहुंचे हम लोग। और कुछ मिस हो रहा है क्या इसमें, टी इक्वल्स टू पाई आई अपॉन एम बी, 2 पाई है, आई है, एम बी है, 25 5 सेकेंड्स 4 पाई, ओके 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 ओके। 25 कंप्लीट ऑसिलेशन कर रहा 5 सेकेंड में, तो एक ऑसिलेशन कितने सेकेंड में कर रहा, 20 ऑसिलेशन कर रहा 5 सेकेंड में, तो एक ऑसिलेशन करेगा 5/20 में, माने कि कितना हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4, तो माने ये जो हमने रख दिया 25, ये हो गया गड़बड़, इसको क्या करेंगे 1/4 माने 1/16, और 1/16 की वजह से ये 16 जाएगा ऊपर, तो इस 25 को यहां से कर दो गायब, और ये साथ में यहां पे लिख दिया हमने 16। चलो आ जाओ वापस। अब ये 2 टाइम्स चला गया, इसका मल्टीप्लाई कराओगे, और जब करा के पहुंचोगे तो तुमको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर मिलेगा 1280 इंटू 10 टू दावर कितनी दी है देखो -5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सिंप्लीफाई कम से कम इतना करा लेंगे, साथ में कौन बैठा रहेगा, पाई का स्क्वायर ना, पाई स्क्वायर की वैल्यू मत रखो क्योंकि पाई स्क्वायर हर जगह दिया है, तो जो हमारा आंसर बनेगा वो कौन बनेगा 1280 पाई स्क्वायर, ठीक है। इतना कैलकुलेशन तो सबको बहुत अच्छे से आती है, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत दुख दर्द कष्ट वाली बात इसमें नहीं है। आओ अगले में, अगला कह रहा है कि एक वायर है लेंथ एल का, एक वायर है जिसकी लंबाई कितनी है एल, इसको तुमने क्या कर दिया 10 बराबर भाग में काट दिया, 5 पार्ट्स को तो तुमने सीरीज में कनेक्ट किया और 5 पार्ट को पैरेलल में कनेक्ट किया, और उसके बाद जो दोनों के इक्विवेलेंट आए उन दोनों को किस में कनेक्ट कर दिया सीरीज में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है।
तो अब यार बताओ तुम खुद कि अगर 100 ओम का रेजिस्टर है और 10 बराबर भाग में काटा गया, तो रेजिस्टेंस अगर 10 बराबर भाग में काटे जा रहे हैं तो क्या होगा, उनका सबका रेजिस्टेंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसी सिचुएशन में एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, एक रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 10 ओम होगा। अब 10 ओम को 5 पार्ट कनेक्ट हो रहे हैं किसमें, सीरीज में, 5 पार्ट्स कनेक्ट हो रहे हैं किसमें, सीरीज में, तो सीरीज में डायरेक्ट जुड़ता है तो कितना हो जाएगा, 50 ओम, बोलो। ठीक है। नेक्स्ट 5 पार्ट कनेक्ट हो रहे हैं पैरेलल में, पैरेलल में अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो कैसे होगा, 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10, माने 5/10, 5/10 माने 1/2, तो पलट दिया तो 2, कितना आएगा, 2 ओम आएगा कि नहीं आएगा। अब फिर बोल रहा है ये कौन है, सीरीज वाला, और ये कौन है, पैरेलल वाला। बोल रहा है कि इन दोनों को जब सीरीज में कनेक्ट करना, द टू कॉम्बिनेशंस आर अगेन कनेक्टेड इन सीरीज, तब क्या होगा, तब क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो, 50 और 2 52, तो आंसर जो हमारा बन गया वो कौन है, 52 ओम। ठीक, कोई दिक्कत, दुख दर्द कष्ट पीड़ा इसमें नहीं होनी चाहिए किसी को भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो क्या है, द हॉरिजॉन्टल force 10 Newton is applied to a block A shown in the figure, A पे लगा दिया फोर्स कितने का, 10 न्यूटन का। The mass of blocks A and B are 2 kg and 3 kg respectively. A का मास 2 kg है, B का मास 3 kg है। The block slides over a frictionless surface, सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। The force exerted by block A on block B, क्या होगा, तो देखो सबसे पहली बात, फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, बराबर क्या होता है, एम ए होता है, एम ए। यहाँ पे जो टोटल मास है वो कितना है, 2 और 3 5, एक्सेलरेशन ए, फोर्स लग रहा है कितने का, 10, तो 5 2 जा 10, तो ए की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कौन है हमारा, ए। अब ए फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर, बी के ऊपर, तो क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, फोर्स लग किस पे रहा, बी पे, तो फिर से लगा दो, F बराबर एम ए, एम कितना है 3, बी का मास कितना है 3 और एक्सेलरेशन कितना है 2, तो 3 2 जा 6 न्यूटन, तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 6 न्यूटन। ठीक, ये हो गया हमारा इसका आंसर। अगला सवाल देखो, अगले क्वेश्चन पे चले हम, एक सेकंड। अगला क्वेश्चन कह रहा, ए टाइटली वाउंड 100 टर्न्स कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 7 एम्पियर। एक कॉइल है जो क्या कर रही है, 7 एम्पियर का करंट फ्लो करा रही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, सेंटर ऑफ द कॉइल पे मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का। तो हमें पता है कि जो बी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स भी बैठे हैं तो साथ में एन भी लगाना पड़ेगा। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है हमारी 100, म्यू नॉट पूरी दुनिया जानती है लेकिन फिर भी दिया है उन्होंने, पता नहीं क्यों देते हैं इसको। आई, आई कितना है, आई कितना है, आई कितना है, कहाँ है भाई आई, 7 एम्पियर, ये बैठा है 7 डिवाइड बाय 2, रेडियस कितनी दी है, कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 100, तो कितना हो जाएगा 0.1 मीटर। ठीक है, अब हमें करना है इसको सॉल्व और निकालना है वैल्यू किसकी, बी की। तो चलो इस डेसिमल को हटाओगे तो ऊपर एक और जीरो, ये 3 जीरो ने -7 को लपेट दिया, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास 2 पाई, या 14 पाई कर देते हैं इसको। देखो 2 7 2 जा 14 पाई और साथ में 10 टू द पावर -7, -7 ये है और 3, तो कितना हो जाएगा -4। ठीक है, अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, लगभग 3.14,
लगभग क्या 3.14 ही होती है। तो अगर 3.1 भी कंसीडर कर लिया तो 14 3 42, और देखो 42 से, अच्छा सबके सब 44 वाले दिए हैं, तो माने आएगा तो 44 ही ना। अब जब ये 44 आ गया, मान लो 44 समथिंग कुछ आ गया है, इंटू 10⁻⁻⁴, तो एक डेसिमल इधर खींच लो, तो यहाँ नहीं दिख रहा, दिख रहा, एक डेसिमल यहाँ खींचोगे तो 4.4 इंटू 10⁻³ होगा कि नहीं होगा। और -3 को क्या कहते हैं, मिली टेस्ला, तो मिली को कहते हैं, क्या कहते हैं, मिली, और इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4.4 मिली टेस्ला। तो जो हमारा ऑप्शन है 3, 4.4 मिली टेस्ला, ये क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाओ। बहुत सस्ता, एकदम सस्ता, एकदम मद्दा सवाल। क्या कह रहा, in an ideal transformer the turns ratio is np upon ns equals to 1/2 vs upon vp पूछा है। देखो कुछ नहीं करना, एकदम लॉलीपॉप, np अपॉन ns vp अपॉन vs के बराबर होता है। तो np अपॉन ns है 1/2, तो vp अपॉन vs कितना है, 1/2, तो इसका मतलब vs अपॉन vp कितना होगा, 2:1। अब देखो ये तो लिख के दिखा रहे हैं, लेकिन तो पेपर में थोड़ी लिख के देखोगे इसको जबरदस्ती। तुम्हें पता है कि np अपॉन ns vp अपॉन vs के बराबर है, यहाँ np अपॉन ns है, यहाँ vs अपॉन vp है, तो इसको पलट दो 2:1, तो आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 2:1। देखो टिक मारो, आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है कहीं से भी। ठीक, अगले सवाल पे आओ। अगले सवाल पे जो हम लोग चलेंगे, तो देखो बहुत ही सुंदर एकदम सवाल है ये, कॉन्सेप्चुअल सवाल है थोड़ा सा। देखो क्या कह रहा था, ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ 1/λ² एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी ई, वेयर लैम्डा इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द फ्री पार्टिकल। हम लोग को पता है कि लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, h/p। इसको p की वैल्यू जब निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, तो 2m क्या आती, e आती। अब इसको करा दो तुम स्क्वायर, जैसे ही स्क्वायर कराओगे तो लैम्डा स्क्वायर क्या बनेगा, h² 2me। अब ये इतना कांस्टेंट है कि नहीं है कांस्टेंट है कि नहीं है। तो लैम्डा स्क्वायर की प्रोपोर्शनलिटी किसके साथ आ रही, 1/e के साथ। इसका मतलब e इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ²। आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा, पलट दो इसको, e इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ²। और अगर 1/λ² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है e, तो कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई चीज होती है, हम लोगों ने पढ़ा था कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i होता है। तो एक एक्सेस पे v, दूसरे पे i, और ग्राफ कैसा बनता था, स्ट्रेट लाइन। यही तो पढ़ा था कक्षा 10 से, मास्टर चिल्ला चिल्ला पढ़ा रहा था, गला फाड़ फाड़ के। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो इसमें स्ट्रेट लाइन कहीं दिख रही, दिख रही, ये है बैठी है। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर करता तब समझ में आता, लेकिन ये तो सीधा सीधा एकदम सवाल दिया है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा आंसर हमारा ये। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन था ये। आज के 10 क्वेश्चन हमने क्या कर दिए, समाप्त कर दिए हैं। अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। जय हिंद, जय भारत।